की बात कर लेते हैं हम इसमें, ठीक है, कि जो मास कम्युनिकेशन है या जर्नलिज्म है उसमें साइकोलॉजी की ज़रूरत कैसे पड़ती है, ठीक है। तो अब अगर आप किसी देश दुनिया को खबर पहुंचा रहे हो कोई ना कोई, ठीक है, मुद्दा तो होना चाहिए ना कि ऐसा होना चाहिए जिसमें सबको इंटरेस्ट हो। अब मान लो कि अगर मैं अभी अभी की बात करूं तो मंदिर मस्जिद का मुद्दा कितना चल रहा है, राइट। सब जगह यही बात चल रही है कि मंदिर है या मस्जिद है या उस पर क्या फ़ैसला आ रहा है, या हिंदुओं के हक़ में आ रहा है या मुसलमानों के हक़ में आ रहा है। तो ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। सारे चैनल क्यों यही एक चीज़ दिखा रहे हैं, क्योंकि जो जनता है, जो लोग हैं, उनका इंटरेस्ट इसी खबर में है। क्योंकि पहले, अब देखो, थोड़ी देर पहले की ही बात है कि यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई थी वो लगी हुई थी, उसकी खबरें आ रही थी। तो अब वो बंद तो नहीं हुई ना, है ना, वो भी चल रही है, लेकिन वो मुद्दा ठंडा क्यों पड़ गया, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा हमारे मंदिर मस्जिद में हो गया है इंडिया में। तो वही सारे चैनल वही खबर दिखा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट किस खबर में है, जबकि ज़रूरी खबर वो है ज़्यादा, ठीक है ना। ज़रूरी खबर को छोड़कर भी दूसरी खबर दिखाई जा रही है, क्यों? क्योंकि वो साइकोलॉजी समझते हैं हमारे इंडियन लोगों की कि उनका इंटरेस्ट किस में होगा ज़्यादा, मंदिर और मस्जिद में होगा, हिंदू और मुसलमान में होगा, राइट। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स। मूड अच्छा करने के लिए हम म्यूजिक का यूज़ करते हैं ना। तो ये नॉर्मली बात है कि लोग नॉर्मली इस चीज़ को कहते हैं कि अगर आपका मूड अच्छा नहीं है तो 2-4 गाने सुन लो, ठीक हो जाएगा, राइट। ये तो नॉर्मल है। हम सब जानते हैं कि म्यूज़िक जो है हमारे मूड को इन्फ्लुएंस करता है, हमारे मूड पे, हमारे बिहेवियर पे असर डालता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूज़िक थेरेपी। अगर म्यूज़िक को एक थेरेपी के तौर पे यूज़ किया जाता है तो आप सोचो कि कितनी पावर होगी म्यूज़िक में, ठीक है ना। हम सोचते हैं ना कि मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, मैं खुद एक म्यूज़िक लवर हूँ। मुझे घर का काम करना होता है ना, तो मैं फास्ट वाले गाने लगाती हूँ कि जल्दी तेज चलने वाले, ताकि मैं फटाफट से घर का काम कर सकूँ, है ना। होता है ना ऐसे। अब आप ही सोचो, अगर मुझे घर का काम जल्दी से निपटाना है और मैं वही सैड से स्लो से गाने लगा के काम करूँगी तो मैं भी स्लो नहीं हो जाऊँगी, है ना। अब ये आप खुद ही इसको एक्सपेरिमेंट करके देख लो ना अपने ऊपर, स्पेशली गर्ल्स जो हैं। आप देखना कि आप काम करने लगे हो ना, आप फास्ट से गाने लगा के काम करना, देखना आप में कितनी आपकी बॉडी कितनी एनर्जेटिक हो जाएगी, राइट। तो अगर आप सैड सॉन्ग लगाओगे तो वही आप ढीले ढाले से काम करोगे। बहुत असर डालता है म्यूजिक हमारी साइकोलॉजी पे, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया यहाँ पे आर्किटेक्चर एंड इंजीनियर। At first glance, the relationship between psychology and architecture and engineering would appears impossible या inappropriable। उनका कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसा लगता है कि आर्किटेक्ट को बिल्डिंग बनानी है, उसमें साइकोलॉजी की क्या ज़रूरत है, या एक इंजीनियर है उसको बिल्डिंग बनानी है, उसमें साइकोलॉजी की क्या ज़रूरत है। बिल्डिंग की साइकोलॉजी तो हम समझ नहीं सकते, या किसी एरिया की साइकोलॉजी तो हम समझ नहीं सकते, है ना। लेकिन अगर एक आर्किटेक्ट है या एक इंजीनियर है उसको अपने क्लाइंट की साइकोलॉजी तो समझनी पड़ेगी ना, है कि नहीं। अगर एक आर्किटेक्ट या एक इंजीनियर एक बिल्डिंग बना रहा है तो वो अपने उस बिल्डिंग के ऑनर की साइकोलॉजी समझेगा, उसको प्रॉपर स्पेस देगा, उसकी थिंकिंग को प्रॉपर स्पेस देगा, तभी तो वो एक अच्छा इंजीनियर या आर्किटेक्ट बन पाएगा, राइट। अगर उसका क्लाइंट कुछ और सोच रहा है, वो कुछ और ही सोच रहा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो वो अच्छा आर्किटेक्ट बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। अगर मालिक कुछ और ही कही जा रहा है, वो कुछ और ही बनाई जा रहा है, तो क्या उसको प्रेफर करेगा? कोई नहीं करेगा, है ना। आर्किटेक्ट बताता है कि ये चीज़ ठीक है या नहीं ठीक है, लेकिन उसको फिर भी अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंगली अपनी जो बिल्डिंग है या अपना कंस्ट्रक्शन का काम है उसे मोल्ड करना पड़ता है अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसकी साइकोलॉजी को समझ के। तो ये फील्ड्स थी जो आपको पीछे एक्सप्लेन की हुई हैं अलग अलग, जिनमें हम साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है साइकोलॉजिस्ट एट वर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लेकिन उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी पॉइंट है, राइट। तो साइकोलॉजिस्ट आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें काम कर रहे हैं, राइट। बहुत सारी नहीं, हम कह सकते हैं
लगभग सभी फील्ड्स में साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो काम कर रहे हैं, राइट। तो हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं इन सारी फील्ड्स को। फर्स्ट इज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट हो गए, और स्कूल साइकोलॉजिस्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं। अब देखो बेटा, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो बहुत हाई लेवल पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये काम करते हैं क्लिनिकल सेटिंग्स में। क्लिनिकल सेटिंग्स का क्या मतलब है कि आजकल के टाइम में आप सब ये तो मानते हो ना कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी या स्ट्रेस वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों को, ठीक है। सबके ऊपर काम का प्रेशर है, सबको सक्सेसफुल होने का प्रेशर है, सबके ऊपर ये प्रेशर है कि हम अपनी लाइफ में कैसे सक्सेसफुल हों, एक अच्छा ज़िंदगी, अच्छी लाइफ कैसे हम सीख कर पाते हैं, ठीक है। तो उस वजह से जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से जो डिसऑर्डर्स हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे, वो इन्हीं से जो पैदा होते हैं ना डिसऑर्डर्स, उनके ऊपर काम करने के लिए होते हैं, राइट। जो क्लाइंट हैं वो बहुत ज़्यादा अगर किसी डिप्रेशन में है, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, या उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, या उस वजह से उसको कोई और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, कोई और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहा है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो अपने क्लाइंट को क्लिनिकल सेटिंग्स में उनका ट्रीटमेंट करते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलिंग साइकोलॉजी होती है बेटा वो क्लिनिकल सेटिंग से थोड़ी सी लाइट होती है। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग है। मान लो एक पर्सन है जिसको स्ट्रेस फील हो रहा है, वो किसी के पास चला गया कि यार मुझे तो बहुत काउंसलिंग के साइकोलॉजिस्ट के पास चला गया कि मुझे स्ट्रेस हो रही है। आप उसको थोड़ा सा गाइड करोगे, थोड़ी सी काउंसलिंग दोगे तो इट विल बी ओके, राइट। लेकिन जब यही स्ट्रेस, यही टेंशन सीवियर लेवल पे हो जाती है, जब यही स्ट्रेस, यही टेंशन आपको कोई ना कोई डिसऑर्डर देने लग जाती है, तब हम जाते हैं क्लिनिकल सेटिंग्स में ताकि हमारा क्लिनिकली ट्रीटमेंट हो सके, राइट। तब कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट को खुद को नहीं पता होता कि मैं इतने सीवियरली प्रॉब्लम में हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा होती है इसके अकॉर्डिंगली। तो जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं स्कूल्स वगैरह, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में काउंसलिंग दी जाती है। स्कूल्स में कैसे देते हैं काउंसलिंग कि बच्चों के लिए क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है, किस तरह के टेस्ट होने चाहिए बच्चों के मेंटल लेवल को जानने के लिए, असेसमेंट के लिए क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए, कैसे कैसे असेसमेंट टेस्ट बना सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट, जो कम्युनिटी सेंटर्स में काम करते हैं। जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी थी, जो लोग नशे वगैरह में पड़ जाते हैं उनके लिए, ठीक है, उनके लिए काम करते हैं। उनको यहाँ पे लिखा हुआ है आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, जिसमें नशे के लिए लोगों को भेजा जाता है, नशा छुड़वाने के लिए। नशा छुड़ाऊ केंद्र होते हैं ना, जिसमें नशे के लिए भेजा जाता है कि ये बच्चा नशा करता है, इसका नशा छुड़वाना है। तो ऐसे साइकोलॉजिस्ट इस तरह की कम्युनिटीज़ के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्कूल साइकोलॉजिस्ट। स्कूल साइकोलॉजिस्ट भी अभी मैंने आपको बताया कि जो बच्चों के लिए कैसे टेस्ट बनाने चाहिए, ठीक है। स्कूल में जो साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं क्या करते हैं, बच्चों के लिए टेस्ट वगैरह कैसे होने चाहिए, या उनको टेस्ट के बाद कैसे मोटिवेट करना है। अगर उनके मार्क्स कम आते हैं तो क्या क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे बच्चा और मोटिवेट होगा या अच्छे से बेटरमेंट होगी उसके काम में, ठीक है। यहाँ पेरेंट्स और टीचर के कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। बच्चों को पेरेंट्स को बच्चों की इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि किस तरह का उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है, वैसी उस चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे पास स्कूल में साइकोलॉजिस्ट होते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म के लिए भी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन खुद तो नहीं चल रही ना, कौन चला रहा है उसे? एम्प्लॉयज़ चला रहे हैं जो उसमें काम कर रहे हैं। अब एम्प्लॉयज़ को बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं किसी भी फर्म में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, हर तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। उनके पेमेंट को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, या उनके काम को लेके प्रॉब्लम हो सकती हैं, या उनकी स्किल्स को लेके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो उनको गाइड करते हैं उनकी स्किल्स को लेके कि किस तरह से उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको कौन कौन सी सर्विसेज देनी चाहिए जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ को हमारे लिए और भी लॉयल बनाएंगी, राइट।
तो ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ वगैरह जो हो गए, ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट या बेटरमेंट के लिए हम क्या किनका यूज़ करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा, मे बी ये लास्ट पॉइंट है, यस इट्स अ लास्ट पॉइंट, ये है साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। तो बेटा ये पॉइंट एक्सप्लेन करने का वैसे तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जितना भी हमने पीछे पढ़ा है ये उसका एक समअप है कि साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ कैसे है। सब कुछ हमने पीछे पढ़ा है कि बहुत सारी जगहों पे साइकोलॉजी का इस्तेमाल होता है। हमने पढ़ा है स्कूल्स में होता है, अभी क्लिनिकल सेटिंग्स में होता है, डॉक्टर्स भी इसका यूज़ करते हैं, टीचर्स यूज़ करते हैं, म्यूज़िक और फाइन आर्ट्स में इसका यूज़ होता है, ऑर्गेनाइजेशन फर्म्स कंपनीज़ वगैरह में इसका यूज़ होता है, ठीक है, आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग में इसका यूज़ होता है, मास कम्युनिकेशन में हम साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, रिसर्चेज वगैरह करते हैं हम साइकोलॉजी से। तो डेली रूटीन लाइफ हो गई, हम अगर डॉक्टर के सुबह उठ रहे हैं मानो, ठीक है, सुबह उठ के अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो एजुकेशनल फील्ड में हमारा साइकोलॉजी यूज़ हो रही है, ठीक है, घर पे आ रहे हैं हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो मम्मा कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम हैप्पी हो जाते हैं। होते हैं ना कि मम्मा को लगता है कि बेटा बहुत ज़्यादा थका हुआ है, जब बहुत ज़्यादा परेशान आया है स्कूल से, या फिर पापा बहुत ज़्यादा परेशान आए हैं अपने ऑफिस से, तो हम ऐसा कुछ करते हैं जिससे वो हैप्पी हो जाए। तो मम्मा आपकी फेवरेट डिश बना देते हैं तो आप हैप्पी हो जाते हो ना, आपकी थकावट एक मिनट में उड़न छू हो जाती है। तो ये साइकोलॉजी जो है हम डेली रूटीन लाइफ में डेली यूज़ करते हैं और कई बार एक दिन में यूज़ करते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी जो है हर बार हमारे ज़िंदगी में दखल देती है और हर रोज़ देती है, ठीक है। मैनी ऑफ दिस प्रॉब्लम्स आर लार्जली साइकोलॉजिकल नेचर। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हमें साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। हम अपनी डेली रूटीन लाइफ से जब स्ट्रेस में आ जाते हैं, ठीक है, तब हमें साइकोलॉजी की। अब यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे लिखी है उन्होंने कि पॉपुलेशन है, पॉवर्टी है या इंटरग्रुप वायलेंस है, इंट्रापर्सनल या इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर्स होते हैं या डिग्रेडेशन होती है। तो ऐसी चीज़ों के लिए भी एक, मान लो यहाँ पे आपको एग्जांपल देती हूँ मैं, मान लो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो साइकोलॉजी कैसे हेल्प करती है कि हम लोगों को गाइड कर सकते हैं, हम नेचर के लिए लोगों को गाइड कर सकते हैं, हम पॉपुलेशन के लिए लोगों को गाइड कर सकते हैं कि अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी तो पॉवर्टी भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जॉब्स नहीं होंगी उतनी, जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी जॉब्स कम होती जाएंगी, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जाएंगी। तो इस तरह से गाइड कर सकते हैं हम जानते हैं कि जॉब्स की कितनी ज़रूरत है लोगों को, ठीक है। तो अगर जॉब्स की बात करी जाएगी तो लोग जल्दी समझेंगे कि हाँ पॉपुलेशन जो है वो कम होनी चाहिए। तो इस तरह से हर एक फील्ड में, हर एक पॉइंट पे हमें साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, राइट। ये आपका चैप्टर हो गया यहाँ पे ख़त्म, ठीक है बेटा। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप कि आपको सारा समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी आपको इनमें से कुछ भी ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट आपका छूट गया है या फिर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है, शुरू से लेकर व्हाट इज साइकोलॉजी से लेकर हमारी डेली रूटीन लाइफ तक, ठीक है, अगर कुछ भी आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर लिखिए। आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट्स का आंसर दे पाऊँ, क्योंकि देखिए बेटा अभी बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं, अभी बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं जुड़े हैं, तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँगी। तो प्लीज़ अभी अगर आप कोई क्वेश्चन या डाउट डालेंगे तो मैं दे सकती हूँ आंसर, लेकिन बाद में हो सकता है कि आपको आंसर इसका देने में मुश्किल हो। तो प्लीज़ मैं इसीलिए आपको बार बार कहती हूँ कि अगर आपका कोई ऐसा डाउट है वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, ठीक है बेटा। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय।